जो सेशन को बाद में देखे या किसी वजह से नहीं आ सके तो एटलीस्ट जो है वो इसे देख सकें। अच्छा, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो दौरान क्लास, आवाज़ आपको लगे कि कम आ रही है या कोई और प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ताकि हर वक्त उसको सेट कर सकूं। अच्छा, कुछ बच्चे लास्ट क्लास में कह रहे थे कि सर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, ये हमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैं वहीं से सर्कुलर फ्लो इन अ फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी स्टार्ट करूं या 3 सेक्टर में एक छोटा सा पार्ट रह गया था, पहले उसको कवर कर लूं? जल्दी बता दो मुझे। आई थिंक मुझे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी डायरेक्टली स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें दूसरी बहुत सारी चीजें जो है वो कवर करनी है। तो एक तरफ देखिए हमारे पास है हाउस होल्ड्स। अच्छा, नजर आ रहा है सबको? ओके। और दूसरी तरफ हमारे पास है बिजनेस फर्म्स। अब होता यह है कि हाउस होल्ड्स और बिजनेस फर्म्स, ये आपके पास 2 सेक्टर इकोनॉमी है। बीच में हम इसके रख देते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। यहां हम रख देते हैं ऊपर, नीचे फाइनेंशियल मार्केट्स को रख दिया और ऊपर हम रख देते हैं यहां पर गवर्नमेंट को, जिससे हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी का पार्ट कवर हो गया। और यहाँ हम नीचे रख देते हैं आपके पास जनाब फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन ट्रेड सेक्टर। यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट के जरिए ये 3 सेक्टर और ये हमारा 4 सेक्टर मुकम्मल हुआ। अब सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करता है और फर्म उसके रिटर्न में हाउस होल्ड को क्या देती है? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। सर्विसेज वाला कॉलम अभी मैं हटा रहा हूं ताकि हमें डायरेक्टली बात समझ में आ जाए। जी रिदा, बोले रिदा, क्या मसला है बेटा? जी जी, आगे जाके बड़ी रखूंगा मैं, टेंशन नहीं लो। रिदा, इज इट ओके नाउ? कैमरा मैंने करीब कर दिया है, अब सही है? अच्छा जी, तो हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज के रिटर्न में फर्म ने उसको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया।
हमने अज्यूम किया था कि हाउस होल्ड अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर देता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला पार्ट कंप्लीट, टू सेक्टर इकोनॉमी। फिर हमने कहा टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में फिर हमने देखा कि जनाब हाउस होल्ड जो है वो सेविंग्स करते हैं, विद सेविंग्स बात करते हैं, और बिजनेस फर्म्स को इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये आपके पास हो जाता है, बिजनेस फर्म बोरोइंग करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट से हाउस होल्ड सेविंग करते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी कंप्लीट हुआ विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर इजाफा हो जाता है थ्री सेक्टर बनाने के लिए। हम क्या करते हैं कि जनाबे वाला हाउस होल्ड नेक्स्ट टैक्स पेमेंट करता है फर्म को, और उधर बिजनेस फर्म भी नेट टैक्स पेमेंट करती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इसके रिटर्न में, क्योंकि ये टैक्स एक तरह से हमारी इनकम में से पैसा जा रहा होता है, तो गवर्नमेंट इसके रिटर्न में अपने बेनिफिट्स देती है, जिसको कहा जाता है वेजेस एंड सैलरीज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको इसमें ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, वो नेट टैक्स पेमेंट है इस वजह से। तो वेजेस और सैलरीज जो है वो गवर्नमेंट देती है, तो ये आपके पास ऐड हो जाता है। वहां से गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस फर्म को टैक्स पेमेंट करती है और उससे गुड्स को परचेज करती है। हमने लिख दिया गवर्नमेंट परचेजेस। यहां तक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं चौथे सेक्टर की तरफ। तो फॉरेन कंट्रीज से हाउस होल्ड का क्या पार्ट है और फर्म का क्या पार्ट है, तो बड़ी कॉमन सी बात है। हाउस होल्ड जो है वो अच्छा, यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट का फाइनेंशियल मार्केट के साथ नहीं बताया। अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग करती है, और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उस पर क्या अर्न करती है, इंटरेस्ट अर्न करती है। मैंने कहा था बहुत ज्यादा ये टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए हम जो है वो इसको यहीं तक महदूद रखते थे। अच्छा जी, अब क्या होगा, फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, फॉरेन कंट्रीज से क्या अर्न करेंगे और क्या भेजेंगे। तो दो एरो आएंगे, एक हाउस होल्ड से फॉरेन कंट्रीज की तरफ आएगा और एक फॉरेन कंट्रीज से हाउस होल्ड की तरफ जाएगा। तो याद रखिएगा, जो एरो हाउस होल्ड से फॉरेन कंट्रीज की तरफ आ रहा है, मैं अंदर वाले एरो की बात कर रहा हूं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर, हाउस होल्ड जो है वो मैन पावर भेजेगा कहां पर, फॉरेन कंट्री में। जैसे मिसाल के तौर पर आपका कोई भाई या आप खुद बाहर जॉब करने जाते हैं, तो आप हमारे पाकिस्तान का मैन पावर है। अब आप बाहर जा रहे हैं तो ये एक तरह से एक्सपोर्ट हुआ, तो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर हुआ। तो ऑफ कोर्स जब आप बाहर जाके सर्विसेज करेंगे तो उस सर्विसेज के रिटर्न में अपने मुल्क में पैसा भेजेंगे, और उस पैसे को मैं ब्लैक एरो से नाम दे रहा हूं फॉरेन रेमिटेंस। गोया यहाँ पर फ्लो में क्या हुआ, मैन पावर बाहर गया और बाहर से क्या आया, फॉरेन रेमिटेंस आया। दूसरी साइड तो इंतहाई आसान है, और वो क्या है कि एक एरो बिजनेस फर्म की तरफ आएगा और एक एरो फॉरेन कंट्रीज की तरफ आएगा। कोई बताएगा क्या करेगा बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म का एरो यहाँ आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, शाबाश, बिजनेस फर्म जब अपनी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड करेगा, तो फॉरेन कंट्रीज उनको परचेज करेगी, और परचेज करेगी तो सीधी बात है कि फॉरेन कंट्रीज को जो है वो उस पर क्या पे करना पड़ेगा, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, और हमें क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स मिलेंगी, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर सेल किया होगा। उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके हम जो है वो एक्सपोर्टेबल रेवेन्यू को जनरेट करेंगे। रिसिप्ट्स का मतलब आपको पता है रेवेन्यू,
रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, तो ये फर्म को मिल रही है तो फॉरेन कंट्री से फर्म की तरफ जा रही हैं, तो ये हो गया रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। और सीधी बात है, अब इसके रिवर्स बिजनेस फर्म जब हाउस होल्ड से परचेज करेगी तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा पेमेंट टू इंपोर्ट्स या पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, सही है ना। तो वहां पर सेल किया, यहां पर क्या किया, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक तरह से आपका ट्रेड बैलेंस बना, ये तरह से आपके पास क्या बन गया, ट्रेड बैलेंस बन गया। तो एक्सपोर्ट जो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर सर्कुलर फ्लो में, इकोनॉमिक्स एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एन से भी करते हैं एम से भी करते हैं, बात एक ही है। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो मेरी जो इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, वो मेरी इक्वेशन बन गई, वो ये बनी y इज इक्वल, नेशनल इनकम जो मेरी बनी वो क्या बनी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये सी हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आई हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये हो गया एक्स एन। अब ये एन एक्स कर दो या एक्स एन कर दो, एन एक्स कर दो ज्यादा बेटर है क्योंकि मटेरियल में मैंने एन एक्स ही लिखा है ताकि तुम लोग परेशान ना हो। एन एक्स, अब ये एन एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नेट एक्सपोर्ट्स को। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, आपने जितनी एक्सपोर्ट्स की है एक्स, उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर दें, x माइनस एम कर दें, तो ये आपका बन जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये x माइनस एम का मतलब दो तीन कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि जनाबे वाला तुम्हारी एक्सपोर्ट्स बराबर हो किसके, इंपोर्ट्स के। इसका मतलब जितना तुमने रिसिप्ट किया है उतना ही तुमने पेमेंट किया है, तो इसका मतलब है तुम्हारा जो ट्रेड बैलेंस होगा वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ज्यादा है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब तुम्हारी एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट से, तो इसका मतलब तुम्हारा ट्रेड बैलेंस क्या है, डेफिसिट है। तो ये जो एक्सएन का रिजल्ट है यानी नेट एक्सपोर्ट्स का रिजल्ट, ये डेफिसिट मतलब खसारा, नुकसान। तो ये जो xn जो है तुम्हारे पास या nx जो है, ये बेटा तुम्हारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट एक्सपोर्ट्स को कर रहा है। तो नेट एक्सपोर्ट्स तुम्हारे पास पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव है तो इसका सिंपली मतलब ये हो गया कि तुम एक्सपोर्ट से रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो, यानी तुम्हारी रिसिप्ट्स ज्यादा हैं और तुम्हारी पेमेंट्स कम है। और अगर तुम्हारी जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से x माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स यानी nx जो है वो तुम्हारे पास किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अब मैं इक्वेशन को अगर दो साइड पर रखूंगे, एक साइड तुम्हारे पास कंजम्पशन की आ जाएगी और सेविंग की आ जाएगी और गवर्नमेंट टैक्सेस की पेमेंट की आ जाएगी। तो एक तरफ तुम्हारे पास कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और चौथा फॉरेन ट्रेड सेक्टर आ जाएगा, और दूसरी तरफ कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड्स, सेविंग्स बाय हाउस होल्ड्स एंड टैक्सेस बाय गवर्नमेंट। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, y is equal to c plus I plus g plus nx is equal to consumption plus saving plus taxes by government।
यहां तक सबको क्लियर है? ये हम पहले भी कर चुके हैं। बेटा किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। अब देखो इसमें मैं क्या करूं बेटा, सिंपल है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर तुम्हें थ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी याद हो तो तुम्हें मैंने थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या बात बताई थी? मैंने तुम्हें थ्री सेक्टर इकोनॉमी में ये बात बताई थी कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। ये याद है तुम्हें? मुस्ताहिद ये तुम्हें याद है? अब देखो तुम इन दोनों में से सी को कैंसिल करते तो क्या बनता था? मैंने सी को कैंसिल कर दिया तो ये बना I प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। ये याद आया? फिर मैंने क्या किया था? मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को एक तरफ रख दो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक तरफ रख दो। तो ये क्या बन गया था? G माइनस टी इज इक्वल टू एस माइनस आई। ये करवाने के बाद मैंने तुम्हें गवर्नमेंट की कंडीशन बताई थी कि अगर गवर्नमेंट का बैलेंस जो है वो बजट नहीं है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ ये डेफिसिट बजट है और जो है वो गवर्नमेंट इसके लिए बोरोइंग करेगी। ये सब बातें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। अब मैंने किया क्या है? मैंने सिंपली कुछ नहीं किया। सी प्लस आई प्लस जी थ्री सेक्टर था। मैंने इस थ्री सेक्टर के अंदर सिंपली क्या कर दिया? सिर्फ एक्स एन को इन्वॉल्व कर दिया जो कि फोर्थ सेक्टर है। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई? सी प्लस, अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए y को भी हटा देता हूं क्योंकि y दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब उस इक्वेशन को देखें और इसको देखें तो क्या बन रही है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स आ गया और एनएक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट एक्सपोर्ट को, जो कि फॉरेन ट्रेड सेक्टर है और वहां पर सी प्लस एस प्लस टी बरकरार है। तो सिंपली है क्या? अब मैं अगर दोनों साइड से उस इक्वेशन को गौर करो, इस इक्वेशन को गौर करो, फर्क सिर्फ एनएस का है। ये बना आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी। अब उस इक्वेशन को देखो, इसको देखो, क्या फर्क है? सिर्फ मैंने इसके अंदर एन एक्स यानी नेट एक्सपोर्ट जिसको फॉरेन ट्रेड सेक्टर कहते हैं उसको ऐड किया है। तो मेरी इक्वेशन बन गई आई प्लस जी प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एस प्लस टी। और ये इक्वेशन किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सम ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी एंड नेट एक्सपोर्ट्स ऑलवेज इक्वल्स टू सेविंग एंड टैक्स रेवेन्यू। यानी हम जितनी सेविंग करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेविंग हो चाहे वो प्राइवेट सेविंग हो, प्लस टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जनरेट करती है, ये हमेशा बराबर होगा आई यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के और एन एक्स यानी नेट एक्सपोर्ट्स के। मैंने कुछ भी नहीं किया, लास्ट इक्वेशन में जस्ट एन एक्स को ऐड कर दिया। कोई सवाल? चलो जनाब, उसके एक चाहे तो एहतियातन तस्वीर ले लें। यहाँ पर हमारा फोर सेक्टर इकोनॉमी का पार्ट कंप्लीट हुआ।
आगे बढ़ते हैं। अब इसी फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी से जो बात समझ में आई वो ये आई कि जनाब हमेशा इकोनॉमी में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड के, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फर्म के हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, और उसके साथ साथ आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स हैं, ये हमेशा बराबर होंगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बाय हाउस होल्ड्स एंड टैक्स बाय गवर्नमेंट। अब इकोनॉमिस्ट यहाँ से इकोनॉमिक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं और उन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम नाम देते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये जो आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M वगैरह, इसको हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। और इसको हम नाम देते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में हमारे पास इकोनॉमिक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा जीडीपी, जीएफपी, एनएनपी वगैरह। तो वो यहाँ पर हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये तमाम चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास है, उसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं जीडीपी। ये है क्या? तो सिंपली एक साल के अंदर पूरे मुल्क में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करें। उस मार्केट वैल्यू का जो समेशन आता है, उस समेशन को हम नाम देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगी वही इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी, और जो इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी वही इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर भी होगा। क्योंकि ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आप चाहे ये कहें कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए उसकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने का नाम जीडीपी है, या आप ये कहें कि एक साल के अरसे के अंदर जितनी इनकम जनरेट हुई है उस इनकम का समेशन जीडीपी है, या एक साल के अंदर मुल्क में जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं उन सब का समेशन जीडीपी है। तो बात एक ही है, क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा इनकम के बराबर होती है और इनकम हमेशा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो सिंपली अगर मैं जीडीपी कहूं तो कह सकता हूं कि नेट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर या सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। तो अगर मैं जीडीपी का फॉर्मूला लिखूं तो
तो मैं सिंपली वही लिख सकता हूं जो अभी मैंने 4 सेक्टर इकोनॉमी में आप लोगों को समझाया। किसी को एतराज? सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एन एक्स तुम्हारे पास हो गया नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ भाई, तो इसमें किसी को कोई एतराज तो बताएं मुझे। क्लियर है ये बात? एक साल के अरसे के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर हुए उन तमाम एक्सपेंडिचर का समेशन जो है वो हम क्या कहेंगे? जीडीपी कह देंगे, मार्केट प्राइस पर। अब इससे हम सेकंड कॉन्सेप्ट निकालेंगे, वो कहलाएगा जीएनपी। अच्छा, ये मार्केट प्राइस पर है। मार्केट प्राइस का मतलब आप सबको पता है कि जो मार्केट में इसकी प्राइस है, वो एक प्रोडक्ट जो मार्केट में 100 रुपए का है तो वो उसकी मार्केट प्राइस कहलाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नाउ याद रखिएगा, ऊपर जो हम बात कर रहे थे वो सिर्फ डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, मुल्क की बात कर रहे थे। अब पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, और आपको पता है पूरे नेशन का मतलब है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है वो बाहर से आएगा और यहां से पैसा बाहर जाएगा। तो मेरा जीएनपी मार्केट प्राइस पर क्या हो जाएगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस माइनस बोथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है? आपने जीडीपी निकाला और जीडीपी निकालने के बाद आपसे क्या गया? जीएनपी फाइंड आउट करें आपके मुल्क का। तो आपने कहा जनाब जब आप जीएनपी निकालना चाहते हैं तो मुझे दो चीजें दे दें। एक ये बताएं कि मेरे मुल्क से कितना पैसा बाहर गया है, और दूसरा मेरे मुल्क में बाहर से कितना पैसा आया है। मिसाल के तौर पर इसको मैं थोड़ा टाइमिंग करेंसी इनफ्लो और आउटफ्लो का नाम दे देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आउटफ्लो हुआ मिसाल के तौर पर $100 मिलियन का। आउटफ्लो का मतलब ये हुआ कि जो फॉरेनर्स हमारे मुल्क में काम कर रहे थे वो पाकिस्तान से $100 मिलियन अर्न करके बाहर लेके गए। जो पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे थे उन्होंने जो फॉरेन रेमिटेंस भेजा वो भेजा $120 मिलियन का। तो जब आप जीडीपी निकाल लेंगे तो इसके बाद इसका नेट निकालेंगे, तो इसका नेट प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है? मुजतहिद
जाग रहे हो या सो गए हो? कितना प्लस आएगा तूबा? क्या बात? अच्छा, तो ये मेरे जीडीपी में क्या हो जाएंगे? प्लस होंगे माइनस होंगे? जल्दी जल्दी जवाब दो मेरे बच्चों। ये 20 मिलियन मेरे जीडीपी में प्लस होंगे या माइनस होंगे? प्लस। अब मैं यहां पर कर देता हूं, ये पहला केस हो गया। अब मैं दूसरा केस बनाने जा रहा हूं। आउटफ्लो आया वही 100 मिलियन। अब क्या होगा तूबा? $20 मिलियन माइनस में जाएगा। तो ये जीडीपी से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कंडीशन समझ में आ गई नेट की? प्लस माइनस क्यों लिखा? प्लस इस वक्त होगा कि जब आउटफ्लो और इनफ्लो का जो हम माइनस प्लस करेंगे जो तो रिजल्ट आएगा, अगर वो पॉजिटिव में है तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। कोई सवाल? कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ूं? तीसरे कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। कुछ नहीं करना, सिंपली जो आपकी इकोनॉमी में जीएनपी आया, जो आपकी फॉरेन से इनकम आ गई, जो आपने फॉरेन भेज दी, जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर हो गए या टोटल प्रोडक्शन हो गई, अब उस प्रोडक्शन में जो पैसा जाया हुआ, आग लग गई, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, इमारत गिर गई, कुछ भी हुआ, तो ये तमाम चीजें तुम्हारी एसेट की वैल्यू को गिरा देती हैं, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन को तुम अपने जीएनपी से माइनस कर दोगे और ये देखोगे कि एक साल के अरसे के अंदर तुम्हारे मुल्क में कितना जो है वो पैसा जाया हुआ, खराब हुआ, डेप्रिशिएट हुआ। उन सब को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कहलाएगा नेट
नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है बात? कोई सवाल तो मैं आगे बढ़ूं। जवाब दे दो मुझे चैट पर मेरे बच्चों, वरना ऑडियो पर भी बता सकते हो। मैं पूछता इसलिए हूं ताकि मुझे इस बात की यकीन दिलानी हो कि सो तो नहीं गए। सुबह सुबह का टाइम में पता चला सोए में। जीडीपी में सिर्फ मुल्क को देखेंगे कि मुल्क की हुदूद के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है। जीएनपी में ये देखेंगे कि अब्रॉड से कितना आ रहा है और अब्रॉड आप कितना भेजेंगे, ये फर्क होता है। क्योंकि जीडीपी का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी का है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक और नेशनल में ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि जो फॉरेनर्स यहाँ से अर्न करके जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, और जो पाकिस्तानी बाहर से फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे वो प्लस हो जाएगा। सही है जनाब? क्लियर? जी, तो आगे बढ़ते हैं। और चौथा कॉन्सेप्ट हमारे पास है जनाबे वाला, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब सलमान, मेरा तुमसे सवाल है और तुम मुझे इसका जवाब ऑडियो पर दोगे। ये मार्कर तुम्हें शायद कैमरे में नजर आ रहा होगा। इस मार्कर की मार्केट प्राइस है 100 रुपए और इसको तैयार तुम कर रहे हो। अच्छा, माइक नहीं है तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास है, या मुश्ताहिद तुम्हारे पास, या तूबा तुम्हारे पास। तो ये सवाल गौर से सुनो, इसका जवाब कौन देगा? कि देखो भाई, ये मार्कर है, इसकी मार्केट प्राइस 100 रुपए है, तो जीडीपी में पूरे 100 रुपए चले जाएंगे। तुमने एक साल में 1 लाख मार्कर तैयार किए, 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 1 करोड़। समझो डेप्रिसिएशन वगैरह सब माइनस करके ये 1 करोड़ रुपए तुम्हारे नेट नेशनल इनकम में या नेट नेशनल प्रोडक्शन में चले गए। अब सवाल ये है कि क्या तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे या नहीं? कौन है जो इसका जवाब माइक पर देगा? चलो चैट पे बता दो भाई, चैट पे बता दो। कोई तो बताए
इसका क्या होगा जवाब? 100 करोड़ रुपए, सॉरी 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख मार्कर तैयार किए, 10 लाख मार्कर प्रोड्यूस हुए, तुमने 10 लाख मार्कर सेल कर दिए, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ गए। तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे सब मिलाकर। तुम्हें सेल करने के बाद क्या पूरे करोड़ रुपए मिलेंगे या नहीं? क्यों नहीं मिलेंगे जवेरिया? कोई भी बताए क्यों नहीं मिलेंगे? सैलरीज वैली सब दे दी, टैक्सेस एक्सीलेंट। बेटा जैसे ही आप सेल करेंगे ना, रियासत मदीना आ जाएगी, उसका एफबीआर पहुंच जाएगा कि जनाबे वाला हमें गवर्नमेंट चलानी, आप जरा टैक्स पे कर दें, चाहे वो एक्साइज हो चाहे वो सेल्स टैक्स हो। तो आप वो टैक्स इनको क्या करेंगे? पे करेंगे। तो आपको मिले या गवर्नमेंट के पास गए? गवर्नमेंट के पास गए। तो लिहाजा फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो मिलेगा, तो सिंपली प्रोडक्शन में से टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में टैक्स को लीकेजेस कहते हैं, लीकेजेस माइनस होना। तो सीधी बात है, गवर्नमेंट एक तरफ से लीकेज कर रही है तो दूसरी तरफ से इंजेक्शन करती है, दूसरी तरफ से इंजेक्शन होता है, तो उसको कहा जाता है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज का मतलब है गवर्नमेंट आपको कोई चीज बिलो मार्केट प्राइस सेल करे। मिसाल के तौर पर एक चीज मार्केट में 100 रुपए की है, गवर्नमेंट आपको बाहर से इंपोर्ट करके 90 रुपए की दे रही है या 80 रुपए की दे रही है खरीद कर, तो ये आपने आपके 20 रुपए क्या हो गए? बच गए। या गवर्नमेंट ने आपको कोई रॉ मटेरियल बाहर से सस्ता खरीद के दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट आपको कोई चीज चीप रेट पर दे रही है, तो उसको कहा जाता है सब्सिडी। जैसे गवर्नमेंट ने जहांगीर तरीन को चीनी पर सब्सिडी दी थी कि बाहर से तुम मंगवाओ और इतनी सब्सिडी हम तुम्हें देंगे, तो सब्सिडी गोया मेरे पैसे बचा रही होती है कि गवर्नमेंट मुझे बिलो मार्केट प्राइस बेच रही है, तो ये सब्सिडी मेरी इनकम में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इसीलिए नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बनेगा एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट ले जाएगी और सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देगी। क्लियर? एनएनपी तो बहुत आसान है, जो तुम्हारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आई उसमें से एक साल के अरसे के अंदर तुम्हारा जितना एसेट जाया हुआ, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग में, उसको माइनस कर दो सिंपली। फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? पर्सनल इनकम। पर्सनली एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना मिल रहा है, तो दिस इज नॉन एज पर्सनल इनकम। तो सिर्फ लास्ट में नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा माइनस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिल गया। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर को जो पैसा मिला वो ये है, तुम्हें 1 करोड़ मिलने वाले थे, तुम पर 10 लाख रुपए का टैक्स लगा, तुम्हें 90 लाख मिले, 5 लाख रुपए की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, तो तुम एंटरप्रेन्योर या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो तो तुम्हें 95 लाख रुपए मिले, ये तुम्हारा कहलाएगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब जैसे ही तुम्हें ये इनकम मिल जाएगी,
तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट क्या करती है? कॉर्पोरेट टैक्सेस लगाती है। तो वो कॉर्पोरेट टैक्स तुम्हारी कॉर्पोरेशन की इनकम में से माइनस हो जाएगा। इसके बाद मुल्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ात, सोशल सिक्योरिटी, जो माशाल्लाह आपको पूरे शहर कराची और पूरे पाकिस्तान में इल्ला माशाल्लाह नजर आ रही होगी, ये कितनी ज्यादा है। उन समाजी तहफ़्फ़ुज़ात के एवज गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय की इनकम में से कुछ पैसा माइनस करती है, उसको कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी। जेवेरिया भी इस बात पर हंस रही है कि सर सुबह 10 बजे में जोक मार रहे हैं, वो भी इतवार के दिन। क्या करें बेटा, जोक तो मारने पड़ते हैं। तो ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ात जो रियासत मदीना आपको फराहम कर रही है, सही है ना, नाम मुराद रियासत मदीना, और आपकी साथ साथ ये आपकी माशाल्लाह जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, तो ये जो आपको फराहम कर रही है, तो ये जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ात आपको फराहम कर रही है, थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ात क्योंकि आपको मिलते हैं, लिहाजा पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी इनकम में से कुछ पैसा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसलिए हम लिखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स माइनस सोशल सिक्योरिटी। तीसरी चीज माइनस होती है वो कहलाती है कॉर्पोरेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और रिजर्व फंड। रिजर्व फंड्स भी माइनस हो जाएगा। पता है रिजर्व फंड किसी को क्या होता है, कोई बताएगा? अकाउंटिंग में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, रिटेन्ड अर्निंग। क्या होता है ये? हाँ, किसी को पता है रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? और रिजर्व फंड क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मिसाल के तौर पर 4 शेयर होल्डर्स हैं, साल के अंदर 10 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। सारा का सारा मुनाफा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉर्पोरेट के जितने भी लोग हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। 4 शेयर होल्डर्स है, सबको कहा ये लो 2.5 करोड़ रुपए इस साल का मुनाफा है, चलते बनो, अगले साल फिर देखेंगे क्या होता है। क्या ऐसा होगा? बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो, क्यों नहीं होगा तोबा ऐसा? कौन बताएगा फिर क्या होगा? शाबाश। कुछ अकाउंट में अमाउंट सेव रखेंगे कि पता चला कल को अगर कोई ईमानदार हुक्मरान आ गया और तब्दीली आ गई और 1 करोड़ घर मिल गए, 46 रुपए का पेट्रोल हो गया, वजीर आला हाउस को तोड़कर यूनिवर्सिटी बन गई, 10 करोड़ दरख्त लग गए, और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से जो है वो हमने ट्रेन बना ली, तो जब हम उस वक्त हम अपने इस रिजर्व फंड को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके लिए हम सारा पैसा कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ अपने बेड टाइम्स के लिए रखते हैं, लिहाजा पर्सनल इनकम निकालते वक्त रिजर्व फंड क्योंकि कंपनी के अकाउंट में रहता है, लिहाजा पर्सनल इनकम निकालते वक्त इसको माइनस कर देंगे। सलमान बेटा कभी किसी का नाम नहीं लेते, बस इशारों में बातें करते। और आखिरी हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स।
ये वो पेमेंट्स होती हैं जो गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। पहले भी बता चुका हूँ, ये नेगेटिव टैक्स पेमेंट्स कहलाती हैं, बता चुका हूँ ना। मिसाल के तौर पर स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स वगैरह, ये सब आपके पास क्या कहलाती हैं, आपकी नेट जो है वो नेगेटिव टैक्स पेमेंट्स कहलाती हैं। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट्स भी आपकी नेशनल इनकम का क्या है, हिस्सा है कि ये ऐड हो जाती है कि गवर्नमेंट किसी को पेंशन दे रही है, किसी को ज़कात दे रही है, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट फंड दे रही है, वगैरह वगैरह। तो ये सब माइनस प्लस करने के बाद जो रिजल्ट तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, पर्सनल इनकम। उस पर्सनल इनकम में से अगर तुम बिजनेस तबके से ताल्लुक रखते हो तो अलग, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो अलग, पार्टनरशिप फर्म है तो अलग, एक सिंपल बिजनेसमैन है तो अलग, एक सैलरीड पर्सन है तो अलग, उन सब पर गवर्नमेंट डिफरेंट टैक्सेस लगाती है। और उन टैक्सेस को माइनस करने के बाद पर्सनल इनकम में से, जिसको तुम डायरेक्ट टैक्स का नाम देते हो, तो जो रिजल्ट तुम्हारे पास आता है वो तुम्हारी कहलाती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और अब अगर तुम गौर करो तो तुम्हारी पर्सनल इनकम जो तुम्हारे पास है, मिसाल के तौर पर एक शख्स साल में 12 लाख रुपए कमा रहा है और गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारी इनकम अगर 6 लाख से ऊपर है तो तुम सालाना फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए टैक्स कटवाओगे, और तुम्हारी इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है तो सालाना तुम 15,000 रुपए टैक्स कटवाओगे। तो वो 12 लाख रुपए में साल के 15,000 रुपए टैक्स देने के बाद जो पैसा उसके पास बचेगा उसको वो क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। अब वो जब उसको इस्तेमाल करेगा तो उसको दो तरीके से इस्तेमाल करेगा, y = c + s। कुछ पैसा कंज्यूम करेगा और कुछ पैसा क्या करेगा, सेव करेगा। फिर तुम अगर उसको फर्स्ट पे ले जाओ, हाँ अगर बच गया तो अगर तुम इसको फर्स्ट पे ले जाओ तो देखो c एक पार्ट हो जाएगा और s इक्वेशन के उस तरफ जाएगा c + i + g, और उस तरफ हो जाएगा c + s + t। तो जहां से हमने इब्तदा की थी c + i + g, वहां से c + s पर आए और बता दिया कि एक तरफ तुम कंज्यूम करोगे और एक तरफ तुम क्या करोगे, सेव करोगे। और बिजनेसमैन एक तरफ कंज्यूम करेगा तो दूसरी तरफ क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। और इस सेविंग और इन्वेस्टमेंट के दरमियान जो चीज आएगी उसको हम नाम देते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स। यहां तक क्लियर है? जल्दी से इसकी भी एहतियातन तस्वीर ले लो। ले ली तस्वीर? तो ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट हुआ। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं जरा पानी पी लूं।
ये जो तुम्हारे इंशाल्लाह मैं आज रात तक तुम्हारे कोर्स के 3 टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था वो, अच्छा जी, फिर आज की क्लास में मेजरिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, इसको हमने इन डिटेल पढ़ा ये, और इंशाल्लाह अगर सेटिंग बनी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये तीनों इंशाल्लाह मैं कोशिश करके आज रात तक नहीं तो कल रात तक लाजिमन अपलोड कर दूंगा। तो पूरी कोशिश होगी कि कल की क्लास तक तुम्हें मैं अभी मेजरमेंट करवा कर कल की क्लास में तुम्हें कॉस्ट ऑफ लिविंग तक करवा दूं, ताकि तुम्हारे सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक तुम्हारे ऑफिशियली इन डिटेल तीनों चैप्टर मुकम्मल हो जाए। और अगर अल्लाह ने चाहा और आज तक मैंने अपलोड कर दिए, शाम तक भी कर दिए, तो मैं तुम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा जी, 2 अगस्त से है, अभी मैं तमाम के तमाम क्विज मिनट्स के बाद ही दूंगा, सही है? तो मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम टाइम को मैनेज करके किसी तरह मेरी कल की क्लास शुरू होने से पहले पहले तुम इन तीनों चैप्टर्स को थॉरोली रीड कर लेना। तो कल की क्लास में हम, आज तो अभी 1-2 टॉपिक बाकी हैं, उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। कल की क्लास में फिर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग और नॉमिनल रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन और ग्रोथ और कॉस्ट ऑफ लिविंग कर लेंगे। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम इन तीनों को कंप्लीट कर लेना, पढ़ लेना, मुझे भी पढ़ाने में आसानी होगी, तुम्हें भी समझने में आसानी होगी। और फिर बुध की क्लास हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे तमाम सर्कुलर फ्लो के कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जो कि मैं कल की क्लास में कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ पढ़ाऊंगा, जब ये सब हमारी समझ में आ जाएंगे तो हमारा जो चौथा और 5वां चैप्टर का पार्ट है, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, जो अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि जनाब जो है वो हाउस होल्ड सेव करेगा, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा, और इनके दरमियान जो असल पार्ट है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स का। तो अब क्योंकि तुम्हारे जहन के अंदर पूरा फ्लो मौजूद है, तुम्हारे जहन के अंदर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारे जहन के अंदर रियल और नॉमिनल जीडीपी कल की क्लास के बाद क्लियर हो जाएगा, तो इसका फायदा ये होगा कि जब बुध की क्लास होगी ना, तो इंशाल्लाह हम इन 2 टॉपिक्स को आसानी से कवर कर लेंगे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स और प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। हो सकता है कुछ पार्ट हमें कल की क्लास में भी करने को मिल जाए, जैसे जैसे मुमकिन हुआ। वो कोशिश करूंगा कि इसको बुध जुमेरात तक अपलोड कर दूं, तो ये हमारे कुल 5 चैप्टर हो जाएंगे। और ऑफिशियली हमारी, अगर मैं उस 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास को फॉर अ टाइम भी क्लास कंसिडर कर लूं, तो 2 फिजिकल क्लास, वो 1 ऑनलाइन, 3, आज की 1, 4, और 2 में लूंगा पीर और बुध को, तो 6 हो जाएंगे। फिर जो है वो बीच में मैं 2 और क्लासें ले लूंगा, एक और मेकअप ले लूंगा, और एक जो उस दिन ऑनलाइन की 2 घंटे की क्लास गई थी उसको ले लूंगा। तो एक क्लास में हम अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर लेंगे और एक क्लास में हम ट्रेड। तो इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो जुम्मे तक हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को बिल्कुल ही क्लियर कर चुके होंगे। सही है जनाब? तो मैं बिल्कुल फ्लो में चल रहा हूँ, ताकि आप हर आने वाले टॉपिक को जब पिछले टॉपिक से मिलाएं तो आपको ये लगे कि हाँ, मामला समझ में आ रहा है। क्लियर है बात? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम।
अब क्यों है तुम्हारे जहन में फ्लो भी क्लियर है, क्योंकि तुम्हारे जहन में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम भी क्लियर है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अब तुम्हें किसी किस्म की परेशानी होगी किसको समझने में, मेजरमेंट को